हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केंजियन थ्योरी ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। केंज का आय, रोजगार और उत्पादन का सिद्धांत। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो केंजियन, इसको हम एक ही बोल सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोल सकते हैं, इनकम थ्योरी बोल सकते हैं या आउटपुट थ्योरी भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो अ, रोजगार की जो केंजियन सिद्धांत था वो क्या क्या था। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट आपके लॉर्ड केंज ने अपनी एक बुक लिखी थी। ये बुक हमने बार बार आपको बताई हुई है। इसकी एक फेमस बुक थी द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये कब पर लिखी गई थी? इसके द्वारा 1936 में लिखी थी। तो उसने इसी बुक के अंदर जो रोजगार का जो आधुनिक सिद्धांत था, मॉडर्न थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का इसमें किया गया था, प्रतिपादन किया था। लॉर्ड केन्ज के अनुसार एक पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्था में, इनके जो आपके लॉर्ड केन्ज है वो कहते हैं कि भी जो पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्था में जो डेवलप कंट्री होती हैं या जो उनकी अर्थव्यवस्था होती है, पूर्ण रोजगार की स्थिति सामान्य स्थिति नहीं है। यानी कि उन्होंने बताया, जो आपके क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो थ्योरी दी थी, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उन्होंने उसमें बताया था वह जो आपकी रोजगार की जो जो समस्या है या जो स्थिति है वो एक सामान्य स्थिति है। यानी कि जर्नल, वो आपकी एक जर्नल कंडीशन है भाई। वो अपने आप ही जो भी आपकी इस प्रकार से जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो बेरोजगारी की जो समस्या है वो एक प्रकार से सामान्य स्थिति है, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर या अलग विकसित देशों के अंदर उनकी वेज रेट के अंदर या इंटरेस्ट रेट के अंदर इस प्रकार से डिमांड और सप्लाई के अंदर इस प्रकार से परिवर्तन होते हैं कि जो आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट की जो स्थिति है वो हमेशा ही क्या रहती है, बनी रहती है। अगर कुछ टाइम के लिए अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो भी जाता है तो वो एक प्रकार से वेज रेट के कारण या फिर इंटरेस्ट रेट के कारण वो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। लेकिन जो लॉर्ड केन्ज कहते हैं, इनको क्रिटिसाइज करते हुए या उनकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि भी जो आपकी एक पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्था में जो फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है वो सामान्य स्थिति नहीं है। यानी कि जो पूर्ण रोजगार की जो स्थिति है वो एक प्रकार से सामान्य स्थिति नहीं है। वास्तव में हर अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई जाती है। लॉर्ड केन्ज कहते हैं कि भी अ, अगर रियल के अंदर देखें तो सभी इकोनॉमी के अंदर क्या पाई जाती है, बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। तो लॉर्ड केन्ज के ये विचार, लॉर्ड केन्ज ने जो विचार दिए थे जब 1929 से 1933 के अंदर, जो विश्व के अंदर विश्व महामंदी के अनुभव पर आधारित थे। यानी कि उन्होंने जो विश्व महामंदी थी उसका एनालिसिस किया और उसी अनुभव के आधार पर जो लॉर्ड केन्ज ने अपने विचार क्या थे, प्रस्तुत किए थे। 1930 में सभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में महामंदी के कारण बेरोजगारी में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी। यानी कि जो आपकी ग्रेट डिप्रेशन आया था वर्ल्ड के अंदर, तो उसी के कारण जो भी आपकी पूंजीवादी जो इकोनॉमी है वर्ल्ड की, उसके अंदर क्या था, जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई थी। बेरोजगारी का मुख्य कारण समग्र मांग की तुलना में बेरोजगारी का जो मुख्य कारण था अनएम्प्लॉयमेंट का, यहाँ पर जो मेन जो कारण था वो क्या था, समग्र पूर्ति की तुलना में समग्र मांग में होने वाली कमी थी। यानी कि यहाँ पर जो आपकी एग्रीगेटेड जो समग्र पूर्ति थी उसकी तुलना में समग्र मांग में होने वाली कमी थी। यानी कि जो आपकी एग्रीगेटेड सप्लाई थी वो तो ज़्यादा थी, लेकिन लोगों की जो डिमांड थी, एग्रीगेटेड जो डिमांड थी वो क्या थी, कम थी। तो जो आपका समग्र जो आपकी एग्रीगेटेड जो डिमांड है उसमें कमी होने का जो मुख्य कारण वो क्या था, इफेक्टिव डिमांड में होने वाली कमी। यानी कि केन्ज के अकॉर्डिंग जो आपकी जो समग्र मांग है उसमें कमी क्यों हुई, या जो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों क्रिएट हुआ उन कंट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ पर जो इफेक्टिव डिमांड है वहाँ पर उसमें क्या आएगी थी, कमी आ गई थी। लोगों की जो इफेक्टिव डिमांड थी वो क्या थी, उसमें कमी आने के कारण ही उन देशों में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ था। तो यहाँ पर बेरोजगारी हमने ये पढ़ लिया। कई देश जैसे अमेरिका, फ्रांस आदि ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए जो क्लासिकल एम्प्लॉयमेंट की जो थ्योरी थी, जो उसके द्वारा जो उपाय दिए गए थे, जैसे आपकी नगद मजदूरी में कटौती कर दी गई, ब्याज की दर में कमी को अपनाया गया, परंतु इन उपायों द्वारा बेरोजगारी दूर करने में कोई भी उनको सक्सेस नहीं हुई या सफलता प्राप्त नहीं हुई। केज ने बेरोजगारी की समस्या का वास्तविक विश्लेषण करके, इनके जो रियल एनालिसिस करके केज ने ये निष्कर्ष निकाला कि जो आपकी बेरोजगारी की जो मुख्य कारण है या जो मुख्य जो फैक्ट है इसका,
वो क्या है, इफेक्टिव डिमांड में होने वाली कमी है, यानी कि जो इफेक्टिव डिमांड है, प्रभावशाली जो मांग होती है उसमें होने वाली कमी है। तो अब हम देखते हैं वो जो आपकी इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, प्रभावपूर्ण मांग क्या होती है। तो इफेक्टिव डिमांड समग्र मांग का वह स्तर है जिस पर वह समग्र पूर्ति के बराबर होती है। जहाँ पर एग्रीगेटेड सप्लाई और एग्रीगेटेड डिमांड बराबर होगी, वहाँ उसे हम क्या कहेंगे, वहाँ पर आपकी जो इफेक्टिव डिमांड होगी वहाँ पर प्रभावपूर्ण मांग होगी। तो उस केंज के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि जो प्रभावपूर्ण मांग है, लोगों की जो इफेक्टिव डिमांड है उसको बढ़ाकर बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है, यानी कि जो इकोनॉमी के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट आया है उसको क्या किया जा सकता है, इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाकर उसको दूर किया जा सकता है। तो अब हम देखते हैं जो आपकी समग्र मांग होती है, जो आपकी एग्रीगेटेड जो डिमांड होती है उसमें 2 टाइप्स की डिमांड को शामिल किया जाता है। सबसे जो फर्स्ट इसके अंदर है आपकी कंजम्पशन गुड्स की डिमांड, यानी कि जो उपभोग वस्तुओं की मांग, और एक आपकी कैपिटल गुड्स की डिमांड, यानी कि पूंजीगत वस्तुओं की मांग, दोनों को, यानी कि जो लोगों के द्वारा कैपिटल गुड्स की जो डिमांड की जाती है और जो कंजम्पशन गुड्स की जो डिमांड की जाती है, उन दोनों को इसके अंदर क्या किया, एग्रीगेटेड डिमांड के अंदर शामिल किया जाता है। केन्स कहते हैं कि जो अल्पकाल में हम देखते हैं जो आपका उपभोग लगभग स्थिर रहता है, इनके जो कंजप्शन होता है लोगों के द्वारा 100 टन के अंदर वो क्या रहता है, लगभग कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। इसलिए अगर आपको इफेक्टिव डिमांड में वृद्धि मुख्य रूप से निवेश में वृद्धि करके की जा सकती है, यानी कि अगर आपने अल्पकाल 100 टन के अंदर इफेक्टिव डिमांड में इंक्रीज करनी है, इफेक्टिव डिमांड बढ़ानी है, तो निवेश में वृद्धि करके इफेक्टिव डिमांड को क्या है, बढ़ाया जा सकता है। और जो आपकी पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए, इसमें केन्स कहते हैं कि अगर मान लेते हैं भाई डिप्रेशन के दौरान जो आपका निजी जो इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या होता है, कम किया जाता है, यानी कि लोगों के द्वारा है जो निजी इन्वेस्टमेंट है वो नहीं, प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर अर्थव्यवस्था है। तो इसलिए फुल एम्प्लॉयमेंट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह कार्य सरकार को करना पड़ेगा, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट किया जाना हम आपके इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाने के लिए, तो जो ये कार्य है वो किसके द्वारा, इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, वो सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो लॉर्ड केन्स का यह विचार था कि बेरोजगारी को दूर करके पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यक है, इनके गवर्नमेंट इंटरफेरेंस क्या है, आवश्यक होता है। तो लॉर्ड केन्स से पूर्व प्रसिद्ध जो आपके इकोनॉमिस्ट थे माल्थस ने भी यह प्रस्तुत किया, बताया कि रोजगार में कमी होने का मुख्य कारण जो आपकी इफेक्टिव डिमांड में होने वाली कमी है। लेकिन जो आपके माल्थस है वो ये नहीं बता सके भाई लोगों की जो इफेक्टिव डिमांड होती है उसमें कमी क्यों होती है, किन कारणों से जो आप लोगों की जो इफेक्टिव डिमांड है वो कम हो जाती है। आगे हम देखते हैं भाई जो आपके इसके आर्गूमेंट्स क्या क्या हैं, मेन आर्गूमेंट्स ऑफ केंजियन थ्योरी, जो केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो रोजगार का जो केंज का जो रोजगार का जो सिद्धांत था उसके मेन आर्गूमेंट्स या क्या तर्क, मेन जो तर्क है वो क्या है। सबसे पहले आता है इसके अंदर मनी इल्यूशन, मुद्रा भ्रांति। नेक्स्ट इसके अंदर आता है वेज रेजिडिटी, मजदूरी लॉसशीलता, और फिर आप इसके अंदर आता है इफेक्टिव डिमांड, प्रभावपूर्ण मांग। तो अब हम तीनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे वे, जो आपकी मनी इल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं वो जो आपकी मनी जो इल्यूशन है वो क्या होता है, मुद्रा भ्रांति क्या होती है। मुद्रा भ्रांति से अभिप्राय उस विश्वास से है कि नगद मजदूरी में होने वाले परिवर्तन वास्तविक मजदूरी में होने वाले परिवर्तनों के समान है, यानी कि जो आपकी जो लेबर होती है, लेबर के अंदर यह इल्यूशन बना रहता है, भ्रांति बनी रहती है कि अगर नगद मजदूरी में परिवर्तन किया जाता है तो वो किसके समान होता है, वो आपकी वास्तविक मजदूरी में होने वाले परिवर्तन के समान है। तो यहाँ पर आपकी एक तो होती है रियल वेज और एक आपकी होती है आपकी कैश वेज। कैश वेज का मतलब तो जो लेबर को जो उसके सेवाओं के बदले यानी उसकी सर्विसेज के बदले जो कैश के रूप में जो मनी मिलती है उसको हम कहते हैं कैश वेज, यानी कि नगद मजदूरी कहते हैं। और रियल वेज क्या होती है, मैं जो मान लेते हैं एक श्रमिक को 200 रुपीज़ मिलते हैं पूरा दिन काम करने के बाद, तो उस 200 से वो कितनी गुड्स और सर्विसेज खरीद सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रियल वेज। तो लोगों के अंदर या जो आपकी लेबर होती है उसके अंदर ये इल्यूशन या भ्रांति बनी रहती है भाई अगर जब भी अगर आपकी कैश वेज में चेंज होता है तो वो किसके बराबर होता है, वो रियल वेज के बराबर होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। मान लेते हैं अगर आपकी रियल वेज जो सॉरी कैश वेज इंक्रीज हो जाती बढ़ जाती है तो उसके कंपैरिजन में आपकी प्राइसेस हैं वो भी क्या है, गुड्स के बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो आपकी रियल वेज है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो हम देखते हैं जो आपकी रियल वेज है वो एक प्रकार से कैश वेज डिवाइडेड बाय प्राइस लेवल, यानी कि उन दोनों का अनुपात है, नगद मजदूरी का और जो आपका कीमत स्तर होता है दोनों का अनुपात क्या होती है, आपकी रियल वेज होती है।
तो श्रमिकों से यह गलतफहमी होती है कि नगद मजदूरी जिस अनुपात में कम या अधिक होती है, वास्तविक मजदूरी भी उसी अनुपात में कम या अधिक होती है, परंतु वास्तव में ऐसा होना आवश्यक नहीं है। वास्तविक मजदूरी नगद मजदूरी तथा कीमत स्तर का क्या होती है, अनुपात होती है। इसलिए यदि नगद मजदूरी में 10% की वृद्धि होती है और कीमत स्तर 20% बढ़ जाता है तो वास्तविक मजदूरी आधी रह जाती है। यानी कि अब मान लेते हैं अगर कैश वेज 10% बढ़ जाती है और उसी के कंपैरिजन में आपकी जो प्राइस लेवल है वो 20% बढ़ जाता है, तो आपकी जो रियल वेज है वो क्या रह जाती है, हाफ रह जाती है, आधी रह जाती है। तो इसलिए ये जो भी आपकी लेबर होती है उसके अंदर ये मनी इल्यूशन या मुद्रा भ्रांति क्या रहती है, बनी रहती है कि भाई जिस अनुपात में आपकी जो रियल वेज है, कैश वेज है वो कम या ज़्यादा होती है, उसी अनुपात में आपकी जो रियल वेज है वो भी क्या होती है, कम या ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं वेज रेजिडिटी, मजदूरी की लोचशीलता। केन्ज के अनुसार मजदूरी को केवल एक सीमा तक ही कम किया जा सकता है। इनके जो आपके क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे वो कहते हैं भाई अगर फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति आपने लेके आनी है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो आपको क्या करना होगा, वेज जो रेट होती है उसको कम कर दिया जाए। लेकिन केन्ज कहते हैं कि जो आपकी वेज रेट है उसको एक एक सीमा तक, एक लिमिट तक इसको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। उस सीमा के पश्चात यानी कि उस सीमा के बाद मजदूरी एलोसील हो जाती है, यानी कि रेजिडिटी हो जाती है, उसमें कमी करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं होता। कई ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण हम वेज रेट के अंदर वेज रेट को रिड्यूस नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। जैसे ट्रेड यूनियनों का विरोध हो जाता है, या जो मिनिमम वेज एक्ट है उसके कारण भी हम मजदूरी को कम नहीं कर सकते, या फिर जो वेलफेयर जो प्लानिंग है उसके कारण भी हम वेज रेट को रिड्यूस नहीं कर सकते। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं जो आपकी बेरोजगारी या फिर आपकी श्रम की पूर्ति कि उसकी मांग से अधिक होने की स्थिति को मजदूरी की दर को कम करके बेरोजगारी को दूर नहीं किया जा सकता। मजदूरी में इतनी कमी नहीं हो पाती कि श्रम बाजार में स्वतः संतुलन स्थापित हो जाए। यानी कि केन्स कहते हैं कि भी हम मजदूरी के अंदर इतनी कमी नहीं कर सकते भी जो आपका लेबर मार्केट है उसके अंदर ऑटोमेटिक जो इक्विलिब्रियम है वो स्थापित हो जाए। अतएव हम कैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी क्या है, बनी रह सकती है। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं आपकी इफेक्टिव डिमांड, प्रभावपूर्ण मांग क्या होती है। केन्ज के रोजगार सिद्धांत का जो तीसरा जो आधारभूत इनकी बेस जो इसका आर्गूमेंट है वो आपकी इफेक्टिव डिमांड है। प्रभावपूर्ण मांग, इफेक्टिव डिमांड समग्र मांग का, यानी एग्रीगेटेड डिमांड का वह स्तर है, वह लेवल है जिस पर वह क्या होती है, समग्र पूर्ति के बराबर होती है। यानी कि जो आपकी इफेक्टिव डिमांड होती है वो एग्रीगेटेड डिमांड का ऐसा वह लेवल है जहाँ पर एग्रीगेटेड डिमांड और एग्रीगेटेड सप्लाई बराबर होती है, और वहीं पर क्या होता है, आपका इक्विलिब्रियम होता है। तो इस प्रकार संतुलन की स्थिति को प्रकट ये क्या करती है, जो एग्रीगेटेड डिमांड और एग्रीगेटेड सप्लाई जहाँ पर बराबर होगी वो क्या करती है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को शो करती है। परंतु संतुलन की इस स्थिति में पूर्ण रोजगार संतुलन आवश्यक नहीं है। यानी कि जब भी आपकी जहाँ पर आपकी एग्रीगेटेड डिमांड और एग्रीगेटेड सप्लाई बराबर होगी वहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, आवश्यक नहीं है। इस स्थिति में हम देखते हैं जैसे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, या फिर ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। तीनों स्थितियाँ इसके अंदर हो सकती हैं। प्रभावपूर्ण मांग में परिवर्तन होने पर रोजगार के स्तर में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यानी कि जब भी आपकी इफेक्टिव डिमांड चेंज होती है तो उससे जो आपका एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी क्या होता है, चेंज होता है। इफेक्टिव डिमांड कम होने पर बेरोजगारी क्या है, बढ़ती है, तथा प्रभावपूर्ण मांग के बढ़ने पर जो बेरोजगारी क्या होती है, कम होती है। यानी कि जब आपकी इफेक्टिव डिमांड डिक्रीज होती है, कम हो जाती है लोगों की, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इंक्रीज हो जाता है। और इसके कंपैरिजन में जब आपकी इफेक्टिव डिमांड इंक्रीज होती है तो उसके कंपैरिजन में जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस प्रकार केन्ज के अकॉर्डिंग जो रोजगार के सिद्धांत के अनुसार प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि के द्वारा ही बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो हम देखते हैं जो आपकी इफेक्टिव जो डिमांड होती है उसके जो मेन जो डिटर्मिनेंट जो फैक्टर होते हैं, एक तो आपकी एग्रीगेटेड सप्लाई है और एक आपकी क्या है, एग्रीगेटेड डिमांड है। एग्रीगेटेड अगर हम डिमांड की बात करें तो आपकी एग्रीगेटेड डिमांड क्या आती है, एग्रीगेटेड डिमांड क्या होती है, जैसे हम जो भी आपकी कंजम्पशन गुड्स पर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है और जो आपकी कैपिटल गुड्स पर जो भी आपका एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, आपकी एग्रीगेटेड डिमांड। यानी कि उपभोक्ता वस्तुओं पर और पूंजीगत वस्तुओं पर किए जाने वाले समग्र व्यय से है एग्रीगेटेड जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको हम कहते हैं एग्रीगेटेड डिमांड। और एग्रीगेटेड सप्लाई क्या होती है, ये आपका टोटल प्रोडक्शन का मूल्य है।
ये जो भी इकोनॉमी के अंदर जो टोटल प्रोडक्शन किया जाता है या फिर नेशनल इनकम कितनी होती है उसको हम कहते हैं एग्रीगेटेड सप्लाई कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं क्या क्या इसकी अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस ऑफ केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या क्या इसकी मान्यताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो इसकी केंजियन थ्योरी है वो किसमें शॉर्ट रन के अंदर लागू होती है। केंज का रोजगार का सिद्धांत अल्पकाल में क्या होता है लागू होता है, शॉर्ट रन के अंदर लागू होता है। लॉर्ड केंज की यह मान्यता थी कि विकसित देशों में बेरोजगारी की समस्या एक अल्पकालीन समस्या है, यानी कि जो भी विकसित देश हैं वहाँ पर जो बेरोजगारी की समस्या है वो क्या है, अल्पकालीन है। केंज के अकॉर्डिंग केंज कहता है कि आपके दीर्घकाल में तो हम सब मर जाएंगे, यानी कि केंज कहता है कि जो आपकी बेरोजगारी की समस्या है वो एक प्रकार से शॉर्ट रन के लिए है, क्योंकि अल्पकाल में दीर्घकाल में तो हम क्या है सबके सब मर जाएंगे। अल्पकाल में समग्र पूर्ति क्या रहती है, स्थिर रहती है। तो समग्र मांग में वृद्धि करके ही बेरोजगारी की समस्या को क्या है दूर किया जा सकता है या रोजगार के मात्रा को क्या है बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर आपके आता है परफेक्ट कंपटीशन। केंज का रोजगार का सिद्धांत परंपरावादी सिद्धांत के समान पर जो आपकी परफेक्ट कंपटीशन की मान्यता पर क्या है ये आधारित है। नेक्स्ट इसके अंदर जो इसकी जम्पशन है वो आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी। जो केंज का एम्प्लॉयमेंट की जो थ्योरी है वो इस मान्यता पर आधारित है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था होती है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट और इनकम के लेवल पर विदेशी व्यापार का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, फॉरेन ट्रेड का कोई भी इस पर इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका इग्नोरेंस द रोल ऑफ गवर्नमेंट एज ए स्पेंडर और ए टैक्सर। केंज का सामान्य सिद्धांत इस बात की उपेक्षा करता है कि सरकार का कोई कार्य कर अधिकारी, टैक्सेयर या स्पेंडर के रूप में नहीं है। केंज ने समग्र मांग पर सरकारी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की अवहेलना यानी कि उसकी इग्नोरेंस की है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो केंज का रोजगार का जो सिद्धांत है उस पर क्या होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का जो ला हमने पढ़ा था उस पर ये क्या होता है अप्लाई होता है। केंज के रोजगार के सिद्धांत की एक मान्यता यह भी है कि जैसे जैसे श्रम की अधिक इकाइयों को रोजगार प्रदान किया जाएगा उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो प्रोडक्शन पर जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न का जो नियम है वो क्या होता है लागू होता है। नेक्स्ट इसके अंदर जो इसकी जम्पशन है वो आपकी है लेबर इज द ओनली वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो लेबर है वो केवल एक आपका जो प्रोडक्शन का क्या है वेरिएबल फैक्टर है, यानी कि केवल हम लेबर में ही चेंज करके प्रोडक्शन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आपका लेबर हैज़ मनी इल्यूशन। लेबर के अंदर क्या होती है, एक प्रकार से मुद्रा की भ्रांति पाई जाती है, मैंने पीछे पढ़ भी लिया भाई जो आपकी श्रमिकों में मुद्रा की भ्रांति किस प्रकार से होती है। आगे फिर मनी आल्सो एक्ट्स एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। केंज के सिद्धांत की यह भी मानता है कि मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम का कार्य नहीं करती बल्कि इसके द्वारा मूल्य का संचय भी किया जा सकता है, इनके स्टोर मनी के अंदर क्या होती है स्टोर वैल्यू भी होती है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है नो टाइम लैग। केंज के सिद्धांत की यह मानता है कि विभिन्न आर्थिक तत्वों में एडजस्टमेंट बिना किसी टाइम लैग के होता है, यानी कि बिना किसी विलंब के होता है। आय में जिस अवधि में वृद्धि होती है उपभोक्ता निवेश उसी अवधि में परिवर्तन आता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। रोजगार के सिद्धांत की एक मान्यता यह भी है कि संतुलन की स्थिति रोजगार की अवस्था में भी संभव है। अल्प रोजगार के अंडर जो आपका एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर भी इक्विलिब्रियम की स्थिति क्या है पॉसिबल है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। केंज का रोजगार का सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि बचत आय पर निर्भर करती है, यानी कि जो आपकी सेविंग है वो किसका फंक्शन है, वो इनकम का फंक्शन है, और आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपकी इंटरेस्ट रेट का क्या है फंक्शन है, ब्याज दर का क्या है फंक्शन है। इंटरेस्ट इज ए मॉनेटरी फिनोमेनन। मौद्रिक जो ब्याज मौद्रिक तत्वों पर क्या करता है निर्भर करता है। केंज के सिद्धांत की यह मान्यता है कि ब्याज का निर्धारण मौद्रिक तत्वों अर्थात मुद्रा की मांग तथा सप्लाई पर निर्भर करता है। मुद्रा की मांग तरलता अधिमान लिक्विडिटी प्रेफरेंस को प्रकट के द्वारा प्रकट की जाती है। तरलता अधिमान लेन देन ट्रांजैक्शन जो मोटी होते हैं या सो आपकी प्रीकेशनरी जो मोटी होते हैं या फिर सट्टा उद्देश्यों के लिए जो आपका लिक्विडिटी प्रेफरेंस है वो तरलता अधिमान के लिए किया जाता है। आगे हम देखते हैं जो एक्सप्लेनेशन ऑफ केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इसको किस प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। तो हमने पीछे जो भी
केन्ज ने इसके बारे में क्या बताया है वो हमने सारा कुछ पहले ही पढ़ लिया है भाई। जो आपका केन्ज के आय तथा रोजगार के सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अल्पकाल में कुल उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय के स्तर पर निर्भर करती है। यानी कि जो भी आपका टोटल प्रोडक्शन होता है, जो आपका रोजगार होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अल्पकाल में कुल उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय रोजगार के स्तर पर निर्भर करती है। यानी कि जो आपका टोटल जो प्रोडक्शन होता है वो राष्ट्रीय आय और रोजगार के स्तर पर क्या करती है, निर्भर होती है। क्योंकि अल्पकाल में उत्पादन के अन्य साधन जैसे कैपिटल है, टेक्निक्स है, ये सारे के सारे क्या रहते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं। तो रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है, इफेक्टिव डिमांड पर वो क्या करता है, निर्भर करता है। तो इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, जहाँ पर आपकी एग्रीगेटेड सप्लाई और एग्रीगेटेड डिमांड जहाँ पर बराबर होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं भाई जो आपकी इनकम है वो किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एन। एन का मतलब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का फंक्शन है, इनके रोजगार के स्तर का फलन है। फिर आपका जो एम्प्लॉयमेंट है एन, वो किसका फंक्शन है, इफेक्टिव डिमांड का फंक्शन है। इफेक्टिव डिमांड किसके बराबर क्या होती है आपकी, जहाँ पर एग्रीगेटेड सप्लाई और एग्रीगेटेड डिमांड जहाँ पर बराबर होती है वहाँ पर आपकी उसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। तो नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं किस प्रकार से जो आपका बुक के अंदर जो ये आपका दे रखा है डायग्राम दे रखा है, किस प्रकार से जो आपकी राष्ट्रीय नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है किस पर डिपेंड, आपकी इफेक्टिव डिमांड पर। इफेक्टिव जो डिमांड होती है प्रभावपूर्ण मांग पर डिपेंड होती है। तो आपकी जो इफेक्टिव डिमांड होती है उसमें क्या शामिल होती है, आपकी एग्रीगेटेड डिमांड और एग्रीगेटेड सप्लाई, कुल मांग और कुल पूर्ति। इसमें फिर हम देखते हैं आपकी जो जो एग्रीगेटेड सप्लाई होती है उसमें क्या शामिल होता है, आपकी फैक्टर कॉस्ट और आपके जो नॉर्मल जो प्रॉफिट होते हैं, सामान्य लाभ। इनके जो टोटल सप्लाई के अंदर आपकी जो साधन लागत है और आपके सामान्य लाभ इसमें शामिल होते हैं। फिर एग्रीगेटेड डिमांड के अंदर क्या होता है, कंजम्पशन होता है और इन्वेस्टमेंट होता है। फिर आपका उपभोग के अंदर हम देखते हैं आपकी जो उपभोग प्रवृत्ति है, आपकी कंजम्पशन प्रोपेंसिटी है और नेशनल इनकम है। आगे हमने पढ़ा था जो आपकी कंजम्पशन जो प्रोपेंसिटी है वो 2 टाइप्स की होती है, जैसे आपकी MCP मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, और एक होती है आपकी औसत उपभोग प्रवृत्ति। एक आपकी नेशनल इनकम इसके बारे में बताई दिया है क्या होती है। फिर निवेश के अंदर हम क्या शामिल करते हैं, एक तो आपकी पूंजी की सीमांत उत्पादकता यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, और फिर आपका आती है इंटरेस्ट रेट, ब्याज की दर। तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता में हम लेते हैं आपकी अनुमानित आय और सप्लाई प्राइस। अनुमानित आय का मतलब क्या होता है, जो भी आपने एक मशीन लगाई है तो एक ईयर के दौरान उससे कितनी आय हम जनरेट कर सकते हैं या उत्पादित हो सकती है। प्राइस कीमत किसी भी मशीन दूसरी मशीन को लेके आने की क्या होती है, प्राइस होती है। नेक्स्ट इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम देखते हैं जो आपकी मनी सप्लाई है, मुद्रा की पूर्ति है, और आपका है लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, मुद्रा अधिमान है। तो मुद्रा जो अधिमान होता है उसमें हम लेते हैं जो आपका मुद्रा का अनुमान अधिमान के अंदर 3 तत्व होते हैं आपके। एक तो होता है लेन देन उद्देश्य, एक होता है सावधानी उद्देश्य और एक सट्टा उद्देश्य। यानी कि केन्ज ने जब तरलता अधिमान को एक्सप्लेन किया था तो उसने कहा था वो जो लोग होते हैं वो मुद्रा अपने पास क्यों 3 उद्देश्यों के लिए रखते हैं। एक तो लेन देन उद्देश्य के लिए, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए, या फिर प्रिकॉशनरी उद्देश्य मोटिव के लिए, या फिर सट्टा उद्देश्य के लिए रखते हैं। तो ये आपका इसके अंदर आपका डायग्राम दे रखा है, ये देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद इसके अंदर जो भी डायग्राम में हमने देखा, ये जो आपका यही एक्सप्लेन कर रखा है भाई। जैसे राष्ट्रीय आय यह रोजगार की मात्रा पर निर्भर करती है, जो आपका रोजगार की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा, वो प्रभावपूर्ण मांग पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो ये आपका इसके अंदर से पढ़ लेना, ये सारा का सारा यही दे रखा है। इस प्रकार से हम इसमें हम अलग अलग दे रखे भाई। आपकी जो एग्रीगेटेड सप्लाई क्या होती है, हमने पीछे बता दिया भाई एग्रीगेटेड सप्लाई क्या होती है, एग्रीगेटेड डिमांड क्या होती है। फिर हमने देखा कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है। कंजप्शन के अंदर हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लेते हैं, और वो भी आपकी 2 टाइप्स की, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फिर हम देखते हैं भाई जो साइज ऑफ नेशनल इनकम है, वो जो आपका कंजम्पशन किसके बराबर है, फंक्शन ऑफ वाई है, इनकम का फंक्शन है। फिर हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट में क्या क्या शामिल होती हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, पूंजी की जो सीमांत उत्पादकता है। तो ये इसके अंदर ये दे रखा। आगे का जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसके अंदर हम देखेंगे भाई डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट है, क्योंकि इस प्रकार से जो आपका इक्विलिब्रियम लेवल यानी कि संतुलन का जो स्तर है वो किस प्रकार से डिटर्मिनेशन होता है इनकम और एम्प्लॉयमेंट के थ्रू।